38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए अब 24 नवंबर का इंतजार है, जब गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी भारतीय ओलंपिक संघ से नई दिल्ली में मुलाकात करेगी। माना जा रहा है कि जीटीसीसी उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे की रिपोर्ट उसी दिन आईओए के सामने रखेगी। यह रिपोर्ट बताएगी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर जीटीसीसी कितनी संतुष्ट है। जीटीसीसी को हरी झंडी मिलने के बाद ही उन सभी स्थानों का चयन अंतिम तौर पर मान्य होगा। राज्य का खेल निदेशालय उसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेगा। साथ ही खेलों के आयोजन को भव्य बनाने पर भी काम किया जाएगा। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जीटीसीसी की 24 नवंबर को बैठक की सूचना मिलने की पुष्टि की है। जीटीसीसी ने बीती 16 से 28 तारीख तक देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, हल्द्वानी, टिहरी और रुद्रपुर में प्रस्तावित खेलों के स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, वाटर स्पोर्ट्स आदि का निरीक्षण किया था। इस दौरान कमेटी राज्य अतिथि के तौर पर सड़क मार्ग के अलावा हेलीकॉप्टर से भी खेल स्थानों पर पहुंची थी। दौरे खत्म होने के बाद उम्मीद थी कि जीटीसीसी 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, लेकिन अब खेल निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि जीटीसीसी को आईओ ने गठित किया, इसलिए कमेटी उनके सामने ही रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसी सिलसिले में दिल्ली में अगली मुलाकात होने वाली है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर भर्ती होने के लिए पिथौरागढ़ हजारों की भीड़ के लिए होटल और रेस्टोरेंटों का खाना भी कम पड़ गया। जब स्थानीय लोगों ने युवाओं को भूखे प्यासे भटकते देखा तो किसी ने ठंड से कपकपाते युवाओं को सुलाने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, तो किसी ने लंगर लगाकर हजारों युवाओं को भोजन कराया। सेना भर्ती के लिए आए युवाओं की परेशानी देखकर हर किसी का दिल पसीज उठा। पूर्व सैनिक संगठन जाग उठा पहाड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा अन्य ने युवाओं के लिए अलग अलग स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की। कई पूर्व सैनिकों ने अपने घरों में बिस्तर लगाकर किसी दुकान की शटर के बरामदे में सोने के लिए जगह ढूंढ रहे युवाओं के लिए सोने की व्यवस्था की। पूर्व सैनिक संगठन के देवराज सिंह ने जाजर देवल में 60 युवाओं के लिए बिस्तर की व्यवस्था की। हरीश उप्रेती ने 12 युवाओं के रहने से लेकर खाने तक की व्यवस्था की गई। गिरधर सिंह खनका ने 10 युवाओं को अपने घर में ठहराया। कैप्टन भूपेंद्र ने अपने घर और आंगन में कई युवाओं के आराम करने के लिए व्यवस्था की। पूर्व सैनिक रघुवर सिंह पिछले 2 दिनों से सुबह 4 बजे से निःशुल्क चाय पिला रहे हैं। बुधवार को भी सुबह पूर्व सैनिकों ने युवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और करीब 4000 युवाओं को दिन में भोजन कराया। सूबेदार मेजर राजेंद्र जोरा के नेतृत्व में युवाओं के लिए भोजन तैयार किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर देश भर में सेना भर्ती में शामिल होने आए युवकों को भोजन कराया। संघ और विचार परिवार के संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सेना भर्ती में आए किसी भी युवा को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती के दौरान कुछ लोगों ने 6-7 लोगों की मौत की अफवाह फैला दी। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अब बच्चों की हर गंभीर बीमारी का उपचार एक छत के नीचे होगा। यहाँ सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड बनकर तैयार हो चुका है। वार्ड में बच्चों का उपचार शुरू कर दिया गया है। जल्द ही एम्स प्रशासन इस वार्ड का विधिवत संचालन शुरू करने जा रहा है। एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह पूर्व में पीजीआई के पीडियाट्रिक पल्मोनरी विभाग में प्रोफेसर रह चुकी हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में बच्चों की विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए एडवांस सेंटर स्थापित है। इसी तर्ज पर प्रोफेसर मीनू सिंह ने एम्स ऋषिकेश में भी सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड की योजना बनाई थी, जो अब धरातल पर उतर चुकी है। एम्स में 42 बेड का सेंटर फॉर एडवांस वार्ड बनकर तैयार हो चुका है। वार्ड में निक्कू पिक्कू सुविधा, संग पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जरी आदि की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ आईसीयू बेड के साथ ही सामान्य बेड भी है। पहले एम्स में बच्चों से संबंधित अलग अलग बीमारियों का उपचार अलग अलग विभागों में होता था। अब नवजात शिशु से लेकर किशोरों की गंभीर बीमारियों का उपचार सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड में किया जाएगा।
एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह 2 अन्य एम्स के निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रही है। प्रोफेसर मीनू के पास एम्स भटिंडा पंजाब व एम्स रेवाड़ी हरियाणा की जिम्मेदारी भी है। राज्य उत्तराखंड के देहरादून में अपर जिला एवं सेशन जज पॉक्सो पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी मकान मालिक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,55,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 1.5 लाख रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रेमनगर थाने में वर्ष 2021 में एक शिकायत दर्ज हुई थी। पीड़िता ने बताया था कि उनकी बेटी भतीजी बाथरूम में चिल्लाते हुए बेहोश हो गई थी। उसकी बुआ बाथरूम में गई तो देखा कि किशोरी खून से लथपथ है। उसका अबॉर्शन हुआ था। परिजनों द्वारा किशोरी को अस्पताल ले जाया गया। किशोरी का कई दिनों तक इलाज चला। पीड़ित ने बताया कि किशोरी के गर्भवती होने की उनके परिवार को कोई भी जानकारी नहीं थी। जब परिजनों द्वारा किशोरी से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ मकान मालिक ने दुष्कर्म किया है। साथ ही बताया कि उसके पिता दिव्यांग हैं और एक होटल में नौकरी करते हैं। मई 2021 को किशोरी की मां गर्भवती थी और छत पर कपड़े सुखाने के लिए बेटी को अपने साथ ले जाती थी। किशोरी ने बताया कि एक दिन वह अकेली छत पर गई तो वहां पहले से मौजूद मकान मालिक पंकज बिष्ट ने पहले किशोरी को चॉकलेट दी। उसके बाद उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। जब किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसे और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन पक्ष से अल्पना थापा ने बताया है कि अपर जिला एवं सेशन जज पॉक्सो की अदालत में दोनों पक्षों को सुना गया। इस दौरान किशोरी के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पंकज बिष्ट को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,55,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से 1.5 लाख रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। अर्थदंड नहीं भुगतने पर दोषी को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। राजधानी की आबोहवा दून वासियों के लिए खतरा बन गई है। औद्योगिक प्रदूषण की तुलना में देहरादून की हवा में 28 गुना अधिक जहरीले प्रदूषित कण पाए गए हैं। BHUI IIT की रिपोर्ट के अनुसार यह जहरीले अदृश्य कण सांस के जरिए फेफड़ों में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दून के प्रत्येक व्यक्ति के फेफड़ों में प्रतिदिन 28 ग्राम हवा के बड़े व 12 ग्राम सूक्ष्म जहरीले कण पहुंचकर खतरा बन रहे हैं। राजधानी में सर्वाधिक वायु प्रदूषण रोड डस्ट, फॉरेस्ट फायर, वाहनों से धुएं व निर्माण कार्यों से उठने वाली गर्द के कारण पाया गया है। राजधानी देहरादून में बढ़ता वायु प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय है। इसी के चलते नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में देहरादून का चयन किया गया है। प्रोग्राम के तहत दून में वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए IIT BHU की टीम ने पिछले दिनों ISBT IT पार्क, घंटाघर, जोगीवाला चौक, रायपुर रोड समेत दून के विभिन्न हिस्सों में सर्वे किया। इसमें चिंताजनक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन निकलने वाले PM10 की तुलना में यहाँ सड़क से उठने वाली धूल 16 गुना अधिक जहरीले कण उगल रही है। राजधानी में सर्वाधिक वायु प्रदूषण ही सड़क की धूल के कारण हो रहा है। वहीं जंगलों की आग, वाहनों का प्रदूषण व निर्माण कार्यों की गर्द भी वायु को बेतहाशा जहरीला बना रही है। दून में प्रतिदिन 28,000 किलो से अधिक PM10 के कण वायुमंडल में मिल रहे हैं, जबकि 12,000 के अधिक PM2.5 के कण हर रोज वायुमंडल में पहुंचकर हवा को जहरीला बना रहे हैं।